हाय दोस्तों, मैं गोपाल तायडे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का परिवर्तन द लर्निंग ऐप में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.3 लेसन पार्ट 3। ओके, सो आर यू रेडी? देन नाउ वी विल सॉल्व दिस पैराग्राफ एंड दिस इज द लेसन ऑफ 1.3। ओके, आप अगर देखेंगे बुक्स में तो 1.3 ये लेसन है, आपके नोटबुक में दिया हुआ है। तो 1.3 सोपी का लेसन है, तो आप बुक्स में उसको अच्छी तरह से रेफ़र कर सकते हो, या तो डाइजेस्ट से आप इसका जो ट्रांसलेशन है, मराठी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो मराठी ट्रांसलेशन आप इसका रीड करने के बाद आपको ये जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया है वो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसके पीछे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करके देने वाला हूँ, तो आप तैयार हो जाओ। और देखते हैं हम पैराग्राफ नंबर 3, पार्ट नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे रीड द एग्जैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। ये जो पार्ट हमें दिया है वो 12 मार्क का पार्ट है। ओके, ये जो पैराग्राफ है वो 12 मार्क का पूछा है आपको, और इसके पीछे 6 क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें ग्रामर भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम फोकस करेंगे। ओके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, सोफीज अटेम्प्ट टू गेट इनटू विंटर आइलैंड। विंटर आइलैंड में सोफीज ने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट मतलब ट्राई। 2 अटेम्प्ट हमें यहाँ पे लिखने हैं, नंबर 1 और 2। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा है। ओके, सो अटेम्प्ट फर्स्ट में आपको लिखना है, अटेम्प्ट फर्स्ट में आपको यहाँ पे लिखना है, सोफी ट्राइज टू एंटर इन अ लग्जरियस कैफ़े। ये पहले कॉलम में लिखना है, और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है, सोफी टू थ्रो अ स्टोन एंड डैश इट थ्रो द ग्लास। इसके जो आंसर है, अगर आप पैराग्राफ को देखेंगे तो पैराग्राफ में इसके आंसर आपको मिलेंगे। सोफी ट्राइज टू एंटर इन अ लग्जरियस कैफ़े। ओके, सो अगर आप रीड करेंगे पैराग्राफ तो ये देखो, यहाँ पे उसका आंसर है, मैं यहाँ पे टिक करके देने वाला हूँ अभी। देखिए, ये यहाँ से आप लिख सकते हो पहला अटेम्प्ट उसका, रिटर्न एंड स्टॉप एट अ लग्जरियस कैफ़े। ये पहला अटेम्प्ट। ओके, नंबर 1 वाला अटेम्प्ट है उसका। यहाँ से मैंने स्केच किया, ही टर्न एंड स्टॉप एट अ लग्जरियस कैफ़े। और दूसरा अटेम्प्ट मैं आपको यहाँ पे टिक करके देने वाला हूँ, सोफी टू थ्रो अ स्टोन वाला। थोड़ा सा पैराग्राफ हम रीड करेंगे। देखो, सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द lowest button of his waist upward. He was shaven and his coat was trim, and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If only could reach a table in a restaurant unsuspected, success would be his. The portions of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted mallard duck, thought Soppy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and cigar. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, and ate the meat would leave him fed and happy for the journey to his winter island. But as Sophie set foot inside the restaurant door, the heat writer's eyes fell upon his tattered trousers and decadent shoes. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence, and
haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menace Mallard. Sophie turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering a limbo must be devised. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attract to Sophie took a stone. ये देखो यहाँ पे, ये इसका आंसर यहाँ पे मिल चुका है, ये वाला दूसरा अटेम्प्ट. सोफी टूक अ स्टोन एंड डैश इट थ्रू इट द ग्लास. ओके, दो आंसर हमने यहाँ पे टिक करने. ये दोनों आंसर जो मैंने यहाँ पे, ये 2 नंबर का उसका अटेम्प्ट है. सोफी टूक यहाँ से. हाँ, ये देखो मैं आपको अच्छी तरह से लाइनिंग करके दे रहा हूँ. ये हुआ इसका दूसरा अटेम्प्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा जो पहला वाला है वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं. कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन 30 वर्ड्स. 30 वर्ड्स में हमें स्टेटमेंट लिखना है. स्टेटमेंट वाला ये है, सोफी कुडंट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज. तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर पैराग्राफ में आपको मिलेगा. द हीड राइटर हमें लेना है, ऊपर ही इसका आंसर है. आप भी इसको देख सकते हो. मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, आंसर सर्च कर रहा हूँ. हमें वो लाइन देखनी है जिसमें ऐसे लिखा है द हीड राइटर आइज, वहाँ से हमें आंसर मिलेगा. ओके, द हीड राइटर आइज. ये देखो यहाँ पे इसका आंसर है. मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ. ये देखो यहाँ पे मैं स्केच करके दे रहा हूँ आपको. ये द से मैंने अंडरलाइन की है, द हीड राइटर्स. ये देखो मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ. तो आपको ये लाइन लिखनी है और यहाँ तक लिखना है आपको, मेनास मलाड तक. ओके, बहुत ही ध्यान से आपको, जब आप पैराग्राफ सॉल्व करते हो तो बहुत ही ध्यान से, पूरे मन से आपको आंसर सर्च करने होते हैं और अच्छी तरह से लिखने होते हैं. ओके, सो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चंस. ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दी है. ये दूसरा क्वेश्चन. अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लेने वाले हैं. थर्ड क्वेश्चन, सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड. हियर द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड मीन्स. देखो कितनी बढ़िया सेंटेंस है. तो यहाँ पे हमें उन्होंने ये पूछा है कि लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड का मीनिंग बताना है कि कितनी अच्छी सेंटेंस है. तो इसका मीनिंग क्या है, इसका जो आंसर है, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं. तो इसका जो आंसर है वो पैराग्राफ में दिया है. तो मैं आपको बताने वाला हूँ. लाइन नंबर 4 से इसका आंसर स्टार्ट होता है, ही वॉज 7 से. देखो मैं यहाँ पे पैराग्राफ में आपको अंडरलाइन करके देता हूँ. ही वॉज 7. ये देखो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है आंसर. ही वॉज 7 से स्टार्ट होता है आंसर. तो थैंक्स गिवन डे तक लिखना है आपको, यहाँ तक. 1-2 सेंटेंस और अगर आप ऐड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा. क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो. ओके, ये हुआ हमारा
थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये वाला जो क्वेश्चन है यो पीआर का क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं, जिसका आंसर हमें मन से लिखना होता है, और मन से हम तभी लिखेंगे जब हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, सो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। इफ अ पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, हाउ यू विल रिएक्ट इन सच अ सिचुएशन, राइट यूर रिस्पॉन्स इन 3 और 4 लाइन्स में हमें इसका आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, सो अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, मतलब कि नुकसान पहुंचाता है, तो उस वक्त इट मीन्स यहाँ पे हाउ यू विल रिएक्ट इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ। आप आपके मन से भी आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ। तो अगर आप रेडी हो तो आप लिख सकते हो, आराम से बताऊँगा। आंसर ऐसे लिखना है, इसके सामने देखो। इफ़ एनी पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, I will convince him politely. If he does not accept my request, I will call the police for registered his case in the police stations. Many more sentences you can also add in these questions. If you have a desire or if you have a many thoughts in your head, then you can write easily. Okay? So मैंने आपको सेंटेंस बताया है, इसमें आप और सारी सेंटेंस भी लिख सकते हो। आंसर को मैं फिर से बताने वाला हूँ। इफ़ एनी पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, आई विल कन्विंस हिम पोलाइटली। इफ़ ही डज नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, आई विल कॉल द पुलिस फॉर रजिस्टर हिज केस इन द पुलिस स्टेशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सो एग्ज़ाम में आपको बहुत ध्यान से लिखना होता है, पैराग्राफ भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही लिखना होता है, तभी आप इंग्लिश में अच्छी तरह से मार्क्स ले सकते हो। ज़्यादा फास्ट लिखने की या ज़्यादा वरी अगर आप करेंगे एग्ज़ाम में लिखने की, तो आपके ही मार्क्स जो है वो कम आ सकते हैं। सो लिखते समय बहुत ही ध्यान से आपको लिखना है, बहुत ही केयरफुली आपको लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे A5 डू एज डायरेक्टेड, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ग्रामर का क्वेश्चन होता है। इसमें से देखते हम उन्होंने क्या पूछा है। नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज ए क्ल्यू। इसमें क्या बताया उन्होंने, देखो यहाँ पे बीच में आप क्या करते हो, एग्ज़ाम जब देते हो ना, तो बहुत केयरफुली एग्ज़ाम क्वेश्चन क्या पूछा है उसको नहीं पढ़ते, इसीलिए आपके मैक्सिमम जो आंसर है वो मिस हो जाते हैं। तो सबसे पहली मैं हर वीडियोस में आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले पैराग्राफ सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से बहुत ही केयरफुली समझना है, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हो। ओके, इन्होंने क्या पूछा है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू ट्रांसफर एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ये जो 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं नीचे, इसमें से हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना है। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और सेंटेंस कौन सी है, ये वाली ऊपर वाली, ये वाली, ये सेंटेंस है। आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग लिखनी है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऐसे लिखना है आपको। डू एज डायरेक्टेड ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, जो पहला वाला ऑप्शन है, ये इसका सही जवाब है। द पुलिस
policeman didn't accept. Policeman didn't accept. The policeman, ये वाला आंसर है उसका. The policeman didn't accept Sophie even as a clue. अब ये क्यों आया? तो देखो अपोजिट वर्ड विदाउट चेंजिंग मीनिंग बोला है ना उन्होंने, तो यहाँ पे ये जो रिफ्यूज वर्ड है इसके अपोज में एक्सेप्ट ए वर्ड आया है. ओके, तो विदाउट चेंजिंग जब भी वो बोलते हैं तो अपोजिट वर्ड्स आना चाहिए उसमें, तब वो सही आंसर आता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. देन वी विल टेक द क्वेश्चन थर्ड इन डू एज डायरेक्टेड. ओके, so we will read first the questions. What they say: don't you think that I might have had something to do with it, said Sophie. अब उन्होंने क्या पूछा बीच में, देखो, choose the correct alternatives to change the sentence into indirect speech. indirect speech बोला है उन्होंने. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला. ओके, सो आपके स्कूल में या कॉलेज में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर पढ़ाया होगा तो आपको समझ में आया है कि ये आंसर किस तरह से करेक्ट आया है. तो सेकंड नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑन नंबर क्वेश्चन 6A6. मैच द वर्ड कॉलम ए विथ बी. हमें मैच द कॉलम है ए वाला, A6 वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं. तो इसके डायरेक्टली मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ. BCAE, BCA और ये फोर्थ वाला E. ठीक है, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में या इसके आंसर मैंने अभी आपको बताया है आंसर. ओके, तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको ये क्वेश्चन लिखना है, उसके सामने ही इसका आंसर लिखना है, उसके सामने ही इसका जो सही आंसर है. जैसे कि मैंने ए का क्या बताया आपको, बी वाला, ये वाला, ये. ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ये लिखना है और इसके सामने ही आपको ये वाला आंसर लिखना है, ये वाला सामने ही, बिल्कुल सामने. ये वर्ड्स लिखने बहुत ज़रूरी है आपको, जैसे कि स्ट्रोल, डिकेडेंट, लिम्बो, ये वाले वर्ड जो है वो आपको लिखने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, फिर से मैं मैच द कॉलम आपको बता रहा हूँ. देखो आंसर फिर से बताने वाला हूँ. B C B, ये देखो पहले का जो है B, उसके बाद दूसरे का जो है वो C, उसके बाद A और उसके बाद E. ये वाला, ये हुए उसके आंसर. B, यहाँ पे B, यहाँ पे C, उसके बाद A और उसके बाद लास्ट में E. तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, जो कि आपके बुक्स में ये वाला जो मैं यहाँ पे स्केच करके दे रहा हूँ, ये वाला लेसन हम लेने वाले हैं आगे के पोर्शन में. तब तक आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपको 12th में स्टडी करते समय इंग्लिश के बारे में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज जा रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. और द परिवर्तन लर्निंग ऐप, इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो. और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बोल सकते. ओके, सो आई होप कि आपको आज का ये वाला जो पैराग्राफ है सोफ़ी, ओके, वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे और उसके बाद हम पोइट्री पे फोकस करेंगे. लास्ट वन में हम राइटिंग स्किल
और उसके बाद सबसे लास्ट में नॉवेल पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में। ओके, थैंक यू।